Hello everyone, welcome back to the series wherein we are trying to learn or rather understand how to boost our scores in Haryana Civil Services prelims examinations without actually studying extra and using the logic to solve the question paper. We will start with the question number 51 today. Let us start. Match list 1 with list 2. List 1 articles and list 2 provisions. तो इस क्वेश्चन में आर्टिकल्स को प्रोविजन से मैच करना है। नाउ यू अभी जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कोई भी कमीशन हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही है कि हमें सारे के सारे आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के रटे हुए होंगे। हाउएवर, देयर आर सर्टेन लॉजिकल थिंग्स दैट यू कैन टेक, और रादर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में देख ले रहे हैं, अगर हम पहले स्टार्टिंग में देखें बर्ड आई व्यू से, तो ये क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि अनसॉल्वेबल है अगर हमें आर्टिकल्स रटे हुए नहीं है तो। लेकिन देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें आर्टिकल्स रटे हुए नहीं है। सबसे पहले हम एक बार प्रोविजंस पढ़ लेते हैं, क्या क्या प्रोविजंस दी हुई हैं। तो प्रोविजंस में सबसे पहले दिया हुआ है स्टेट फाइनेंस कमीशन, फिर है स्टेट इलेक्शन कमीशन, फिर कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। अब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, डिस्पाइट द फैक्ट आपको आर्टिकल याद है या नहीं याद है, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रोविजंस में थर्ड आइटम और फोर्थ आइटम जो है वो म्युनिसिपैलिटी वाले टॉपिक से है, और ऊपर वाले जो दो हैं वो म्युनिसिपैलिटी या फिर पंचायती राज का जो पंचायत वाला सेक्शन है, उन दोनों में से किसी में भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में ही स्टेट फाइनेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन का काम होता है। तो हमें अभी तक ये पता है कि थर्ड और फोर्थ म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, लेकिन ऊपर वाले दोनों पंचायत या म्युनिसिपैलिटी किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं। अब हम आर्टिकल्स देखते हैं। सारे ही आर्टिकल्स 243 हैं, बट उनके सब पार्ट्स हैं। तो अगर आप क्लियरली देखें तो कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। अच्छा, एक बात, ये सॉल्व करना स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बता देता हूँ। जब हमें आर्टिकल्स की लिस्ट दी हुई होती है और हमें आर्टिकल्स नहीं रटे हुए होते, तो हम देखते हैं कि कैसे हम ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन में अरेंज होंगे, मतलब कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। वो जो क्रोनोलॉजी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर हम वो समझ जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो मैं यहां लिख देता हूं टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल क्रोनोलॉजी। इस टेक्निक का यूज करके हमने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व किया है पीछे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 50 था, वैसे ही सिमिलरली हम इसे सॉल्व करेंगे कि कौन किसके बाद आ सकता है। अब आप देखिए, प्रोविजन 3 और प्रोविजन 4 में अगर हम म्युनिसिपैलिटी की बात करते हैं, तो जब भी हम पढ़ते हैं तो हम पहले डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करेंगे, राइट। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि डिस्ट्रिक्ट वाला जो आर्टिकल है वो पहले आएगा और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग वाला आर्टिकल जो है वो बाद में आएगा। ओके, अभी इतना ध्यान रखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट पहले आएगा और मेट्रोपॉलिटन बाद में आएगा। और लिस्ट की तरफ देख लेते हैं हम। अब लिस्ट में क्या दिया हुआ है, 243 के, 243 आई, 243 जेड डी, 243 जेड ई। अब यह क्लियरली आप देख के बता सकते हो कि 243 जेड जो है वो बाद में आएंगे, और हमें यह भी पता है कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत को पहले डिस्कस किया गया, म्युनिसिपैलिटीज को बाद में। तो मैं ये क्लियरली कह सकता हूं कि जो सी और डी आर्टिकल है 243 जेड डी, 243 जेड ई, यही रिलेट करेंगे म्युनिसिपैलिटी से। इफ यस, देन डिस्ट्रिक्ट वाला जो होगा वो सी से मैच करेगा, बिकॉज 243 जेड डी पहले आ रहा है और जेड ई बाद में आ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट वाला पहले होगा और म्युनिसिपैलिटी वाला या मेट्रोपॉलिटन वाला बाद में होगा। तो अगर मैं देखूं अपने ऑप्शंस में, सी का 3 और डी का 4 कहीं दिया हुआ है, तो हम उसे आंसर मान लेंगे और बाकियों को काट देंगे। तो देखते हैं, सी का 3, डी का 4 ए में दिया हुआ है, तो ये अभी हमारा प्रोबेबल आंसर हो सकता है।
बी बी में दिया सी का 2, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऐसे ही सी में दिया हुआ है सी का 1, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो है ए और डी में से होगा। तो अभी तक हम 50-50 तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं लॉजिकली। कैसे, मैं बताता हूँ। हमें शायद सारे आर्टिकल्स याद ना हो, लेकिन न्यूमोनिक्स के थ्रू हम सारे पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखते हैं। हमने ऐसे क्वेश्चन पीछे भी सॉल्व किए हैं। पार्ट्स की हेल्प से हमने आर्टिकल्स को पहचाना है। वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। अब जब हम पार्ट्स पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स में फाइनेंस वाला जो सेक्शन है वो पहले आता है, और इलेक्शन वाला जो सेक्शन है वो बाद में आता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी कंट्री के लिए फाइनेंस पहले डिस्कस किया जा रहा है और इलेक्शंस बाद में डिस्कस किए जा रहे हैं, तो पंचायत में भी तो कॉन्स्टिट्यूशन वही स्कीम फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्ट 12 जो है वो फाइनेंस की बात करता है, और पार्ट 15 जो है वो इलेक्शन की बात करता है। तो कहने का मतलब, फाइनेंस वाला आर्टिकल पहले आना चाहिए और इलेक्शन वाला आर्टिकल बाद में आना चाहिए। अगर हम ये रीजनिंग फॉलो करें, ये लॉजिक को फॉलो करें, तो बी वाला जो है 243 आई, वो फाइनेंस को नोटिफाई करेगा, और जो 243 के है वो इशारा किधर करेगा, इलेक्शन की तरफ। तो इससे मैं कह सकता हूं ए का जो होगा वो 2 होगा और बी का होगा 1। तो ए का 2 बी का 1 हमारा ऑप्शन डी है। हेंस हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। ऐसा ही क्वेश्चन पीछे भी आया था, दोबारा आ गया। वो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाए थे। हमने ये वाला क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 48। हमने बोला अगर हमें आता है तो सही है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि आप इसमें ये देखिए, रजनी कोठारी, इसे नोट करिए। मैंने ये इसलिए ही बोला था क्योंकि ये क्वेश्चन में दोबारा पूछा गया है इनके बारे में। तो जल्दी से 48 क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं। भले ही हमें इसका आंसर नहीं मालूम, ये तो हमने डी लगा दिया, लेकिन एग्जाम में थोड़ी ना पता होगा हमें इसका आंसर। लेकिन लिस्ट टू देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, द आइडिया ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट, इंडिया आफ्टर गांधी, स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो आप ये देख रहे हैं कि ये सारे के सारे ही जो टॉपिक हैं वो पॉलिटी से रिलेटेड हैं। तो मुझे नहीं पता रजनी कोठारी जी ने इसमें से कौन सा वर्क लिखा है, लेकिन मुझे ये पता है कि रजनी कोठारी जी ने जो लिखा है वो पॉलिटी के ऊपर लिखा है। इसका मतलब वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजों में एक्सपर्ट रहे होंगे। इतना अगर मैं यहां से गैदर कर पाऊं, फिर मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में इस नॉलेज को यूज कर सकता हूं। अब देखो, रजनी कोठारी लिस्ट 2 में यहां भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 52 में। और मुझे रजनी कोठारी के बारे में ये पता है सिर्फ और सिर्फ कि वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजों पे लिखते हैं, एक्सपर्ट रहे होंगे तभी उन्होंने इतने बड़े वर्क्स लिखे हैं। क्योंकि चारों में से कोई एक भी वर्क उन्होंने लिखा है तो वो पॉलिटी पर थे सारे। तो मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा कि लिस्ट 1 में पॉलिटिक्स से रिलेटेड कौन सा है। संस्कृताइजेशन। अब संस्कृताइजेशन क्या है, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या फिर सोसाइटी से रिलेटेड है? ये सोसाइटी से रिलेटेड है, राइट। अब सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट, दिस इज ऑल्सो सोसाइटी वाला टॉपिक। सोशल रेवोल्यूशन, सोसाइटी वाला टॉपिक। लेकिन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, ये पॉलिटी से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स प्लस सोसाइटी। ठीक है, तो ये क्या है, यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है पॉलिटिक्स और सोसाइटी का। तो अगर सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड कोई पॉलिटिक्स से है इन चारों वर्क्स में, तो वो है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। और मुझे पता है कि रजनी कोठारी जी पॉलिटिक्स पर लिखते हैं, तो मैं मान के चलूंगा कि 1 का आंसर डी होगा। अब मैं अपने चेक करता हूं कि कौन से में डी को 1 के साथ मैच किया गया है। इसमें नहीं, ए में, बी में यस, सी में डी को 4 दिया गया है, और डी में सी को 4, डी को 4 दिया गया है। तो बेसिकली डी का 1 सिर्फ हमारा एक में ही है, और ऐसे हमारा आंसर सॉल्व हो सकता है, क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब हमेशा ना कमीशन आपको इस चीज पे टेस्ट नहीं कर रही होती है कि आपने कितनी फैक्चुअल नॉलेज गेन कर रखी है। कई बार कमीशन आपको इस चीज पर भी टेस्ट करती है कि आप कितने अवेयर हैं अपने एनवायरनमेंट को लेके। अभी उन्होंने रजनी कोठारी के बारे में क्वेश्चन पूछा था और दोबारा से रजनी कोठारी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है।
तो इस और ये पैटर्न सिर्फ यहाँ नहीं, यूपीएससी के एग्जाम में भी ये पैटर्न फॉलो होता है। वो सेम ही चीज को देते हैं और दो दो जगह दे देते हैं और रिलेटेड होते हैं वो। जैसे 2023 में सिविल सर्विसेज में वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था। ऐसे ही इन अर्लियर इयर्स शोगोरा कॉपर इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था। तो ऐसा करते हैं आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपकी अवेयरनेस को चेक करने के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 53। अगेन हमें आर्टिकल्स नहीं रटे हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्रोनोलॉजी को अच्छे से जानते हैं, अच्छे से नहीं भी जानते तो हमें अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्रोनोलॉजी के बारे में आइडिया है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप अभी देखेंगे तो आपको काफी अच्छा भी लगेगा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक स्पेशल अप्रोच लेते हैं। हम क्या करते हैं, लिस्ट वन को भी मास्क कर देते हैं। ठीक है, लेट अस मास्क द लिस्ट वन। हमें नहीं पता कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। हमें इनफैक्ट ये पिछले क्वेश्चन में भी करना चाहिए था, लेकिन अभी मेरे दिमाग में ये अप्रोच आई तो मैं अभी आपसे डिस्कस कर लेता हूं। अगर मैं लिस्ट वन को देखूं ही ना, मैंने मास्क कर दिया, मैं ट्राई करता हूं कि क्या इन्हें मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा सकता हूं। अगर लगा सकता हूं तो फिर मैं मैच कर दूंगा इन्हें आर्टिकल से। तो देखो, इसमें अब पहले पांचों प्रोविजंस को पढ़ लेते हैं। इम्पीचमेंट की बात हो रही है, ओके। फिर उसके बाद पार्डनिंग पावर्स की बात हो रही है, इलेक्शन की बात हो रही है और ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, और फिर अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है। अब इम्पीचमेंट, पार्डनिंग पावर, ऑर्डिनेंस, इलेक्शन, ये आपको क्या लग रहा है किससे रिलेटेड होगा? ये चारों चीजें आपको क्लोजली रिलेटेड टू प्रेसिडेंट नहीं दिख रही हैं? भाई प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी होती है और प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर्स भी होती हैं। ये गवर्नर से रिलेटेड भी है, लेकिन चलो गवर्नर मान लो या प्रेसिडेंट मान लो, कोई भी मान लो। मैं प्रेसिडेंट इसलिए मान रहा हूं क्योंकि नीचे अटर्नी जनरल भी दिया हुआ है। तो वो ज्यादा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में किसके ज्यादा क्लोज होगा? प्रेसिडेंट के, रादर देन गवर्नर के। ओके, तो ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। अब अगर आप क्रोनोलॉजी देखना चाहें तो प्रेसिडेंट के बारे में अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज डिस्कस करेगा तो सबसे पहले क्या डिस्कस करेगा? इन चारों में से सबसे पहले इलेक्शन को डिस्कस करेगा। तो मैं मानता हूं इलेक्शन वाला जो आर्टिकल होगा वो इनमें सबसे छोटा होगा, राइट। उसके बाद बचे हुए तीन में से सबसे पहले किस चीज को डिस्कस किया जाएगा? पार्डनिंग पावर्स, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, या फिर इम्पीचमेंट? ऑब्वियसली इम्पीचमेंट, क्योंकि देखो ये तीन चीजें तो रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव हो गई ना। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट में आता है, वो तो एग्जीक्यूटिव के बाद आएगा लेजिस्लेटिव पावर, ऑब्वियसली। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई इसके बाद क्या होगा? इम्पीचमेंट आएगा। और अब दो बचे हुए हैं, तो पार्डनिंग पावर पहले डिस्कस करेंगे, ऑर्डिनेंस ऑब्वियसली पार्डनिंग पावर पहले करेंगे, बिकॉज ऑर्डिनेंस तो एक अलग ही सेक्शन में आएगा, वो है लेजिस्लेटिव पावर्स। ओके, तो इसके बाद आता है पार्डनिंग पावर्स, फिर आता है ऑर्डिनेंस मेकिंग। अब मैंने फिफ्थ को क्यों डिस्कस नहीं करा? क्योंकि ये तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है ही नहीं, ये तो अलग है, अटर्नी जनरल की बात हो रही है। तो ये लास्ट में आएगा, क्योंकि अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूं, क्योंकि अटर्नी जनरल एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है। अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो पहले प्रेसिडेंट की बात करी जाएगी, ना कि अटर्नी जनरल की बात करी जाएगी। अब अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, तो लास्ट में मेरा अटर्नी जनरल आना चाहिए। अब मैं अगर इसे अनमास्क करूं, ओके, अब मैं आर्टिकल से इन्हें मैच करूं तो क्या होगा? देखो, सबसे पहले ई है, तो सबसे छोटा आर्टिकल कौन सा है? यहां पर 54, तो ई का सी का थर्ड होना चाहिए, ओके। फिर उसके बाद आता है आई, तो ए का सेकंड होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है पी, तो सेकंड का, सॉरी माय बैड, इम्पीचमेंट आई सेकंड नंबर पे आता है। और सेकंड नंबर पे कौन सा आर्टिकल है इसमें? 61, तो 61 वाला फर्स्ट होना चाहिए। ऐसे ही 61 के बाद कौन सा आर्टिकल आता है? 72,
72 का कौन किससे रिलेट करेंगे हम? पी से, पार्डनिंग पावर, 2 हो गया। फिर आता है हमारा 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अच्छा, अगर हम ऑर्डिनेंस और अटर्नी जनरल की बात करें तो अटर्नी जनरल पहले आएगा ना कि बाद में। मैंने गलत लिख दिया, ये EIPAO होगा ना कि OA होगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर तो लेजिस्लेटिव पावर में आता है ना, और अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल वो रिलेटेड है एग्जीक्यूटिव से, और एग्जीक्यूटिव पहले डिस्कस किया जाता है लेजिस्लेटिव पावर के मुकाबले, राइट। दैट इज वाई हम कहेंगे कि ए पहले आएगा, अटॉर्नी जनरल वाला। तो मैं बोलूंगा कि ई का 5 है और डी का 4 है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1 तो नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हैंस आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वन मोर इंपॉर्टेंट ट्रिक जो आज हमने डिस्कस करी है और एक्सप्लोर करी है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्रोनोलॉजी। आप इसे भी अपने नोट्स में लिख लीजिए और इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। अब एक टेक्निक के बारे में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, प्रीवियस वीडियोस में, वर्ड वर्ड एसोसिएशन टेक्निक। किसी वर्ड को देखो और उससे आपको क्या समझ में आ रहा है, और उसका मीनिंग या उसके बारे में जो भी पता है, उसे आप कैसे रिलेट कर सकते हो क्वेश्चन में जो पूछा गया उससे। तो दिस इज हाउ आई एग्जैक्टली सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम हॉल। मुझे नहीं पता था इन चीजों के बारे में कि कौन सा कहां पर है, बट स्टिल ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सही सॉल्व किया था। कैसे किया था वो बताता हूं मैं। मैंने सबसे पहले लिस्ट 1 को देखा, एल्बाट्रॉस प्लेटो। तो एल्बाट्रॉस प्लेटो में, प्लेटो तो ऑब्वियसली सब में ही लिखा हुआ है, ट्रेंच और प्लेटो, तो इनकी बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे मेन वर्ड जो है एल्बाट्रॉस। अब एल्बाट्रॉस के बारे में मुझे क्या पता है? सिर्फ मुझे इतना पता है एल्बाट्रॉस के बारे में कि ये एक बर्ड है। और ये भी क्यों पता है कि सीबीएसई बोर्ड में 10th स्टैंडर्ड में एक पोएम आती थी एल्बाट्रॉस से रिलेटेड, इसलिए मुझे पता है कि ये एक बर्ड है, और इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। नेक्स्ट है टेलीग्राफ। अब टेलीग्राफ तो लोग जानते ही हैं क्या है, तो टेलीग्राफ वर्ड पता है, इसके बारे में जो भी पता है ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मैंने देखा एम्स्टरडेम। एम्स्टरडेम हमें पता है कि नेदरलैंड्स की कैपिटल है, तो हम नेदरलैंड्स लिख लेते हैं। और फिर आता है कुरील कमचटका ट्रेंच। ओके, इसमें से 3 प्लेटो हैं, एक ट्रेंच है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट लिस्ट में क्या बोल रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। अब जो सबसे पहले गलती करेंगे लोग यहाँ पर, वो एम्स्टरडेम को देख के वो बोलेंगे कि एम्स्टरडेम नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स कहाँ कोस्ट है उसका? नॉर्थ अटलांटिक में। तो वो क्या करेंगे, उसको नॉर्थ अटलांटिक से मैच करेंगे। मैंने भी पहले एग्जाम में यही किया था, लेकिन मैंने आंसर एकदम से नहीं, क्योंकि जब आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी और लॉजिक पे खेल रहे हो और आप एग्जैक्टली आपको नॉलेज नहीं है उसकी कि आंसर क्या होगा, तो आप सिर्फ एक चीज मैच करते ही आंसर नहीं लगाएंगे, उसे री इन्फोर्स करने के लिए डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, 2 से 3 लॉजिक लगाएंगे वहां पर। अब जब जब 2 से 3 लॉजिक आपके वो फिट बैठेंगे, तब जाके आप आंसर को कंफर्म करेंगे कि वो आंसर सही है। ऐसा नहीं कि एक लॉजिक फिट बैठ गया और आपने लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। जैसे कि जब मैंने एम्स्टरडेम के बारे में देखा, तो मैंने बोला ठीक है, नॉर्थ वेस्ट सॉरी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हो सकता है, क्योंकि नेदरलैंड्स से रिलेटेड है, नेदरलैंड्स की कैपिटल है। लेकिन फिर मैंने देखा कि टेलीग्राफ, अब किसी प्लेटो का नाम टेलीग्राफ क्यों रखा गया है? और ये प्लेटो एक ओशन के बीच में है, क्योंकि चारों ही ओशन से रिलेटेड है हमारे आंसर लिस्ट 2 में जो ऑप्शंस हैं। तो मुझे अब इस चीज के बारे में, टेलीग्राफ प्लेटो के बारे में 2 चीज पता है। एक तो इसके नाम में टेलीग्राफ आता है, और दूसरा ये किसी ओशन के बीच में है, मतलब आइलैंड प्लेटो कह लो। ओके, अब किसी प्लेटो का नाम टेलीग्राफ प्लेटो क्यों रखा गया होगा? शायद इसलिए कि इसने 2 जगह को कनेक्ट किया होगा, और अगर कनेक्ट किया होगा तो इसके वायर्स वगैरह या ऑप्टिक फाइबर केबल, जो भी केबल्स लगी होंगी,
उनको हाउस करने के लिए इस प्लेटो को यूज कर लिया गया होगा, इसलिए इसका नाम टेलीग्राफ प्लेटो हो गया। अब अगर ऐसा है तो आप सोच के देखो कि टेलीग्राफ सबसे पहले कहाँ इस्टेब्लिश करा गया होगा। क्या टेलीग्राफ सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में इस्टेब्लिश करा गया होगा? नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक वो वाला एरिया है, साइबेरिया का जो फार ईस्ट है, रशिया का जो फार ईस्ट है, और अलास्का वाला एरिया। क्या वहां पर ये किया गया होगा? नहीं, राइट, बिकॉज वहां तो उतनी पॉपुलेशन ही नहीं है। नॉर्थ वेस्ट, अब साउथ ईस्ट पैसिफिक की बात कर रहे हैं। साउथ ईस्ट पैसिफिक मतलब वो वाला एरिया, वेट, साउथ ईस्ट पैसिफिक, तो ये होगा साउथ अमेरिका, और यहां पर आपका ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर आपका साउथ ईस्ट पैसिफिक। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि ये चिली और पेरू वाला एरिया है, ये भी इतने डेवलप नहीं थे उस टाइम पे कि इन्होंने, इनफैक्ट ये तो कॉलोनीज हुआ करते थे, तो ये इन्होंने भी डेवलप नहीं किया होगा। तो कहाँ हो सकता है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। यस, बिकॉज नॉर्थ अटलांटिक ओशन किस किस के बीच में है? वो है यहाँ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में। तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में टेलीग्राफ सबसे पहले लगाया गया होगा। तो मैं मानता हूं कि जो टेलीग्राफ प्लेटो होगा वो हमारा नॉर्थ अटलांटिक में होगा। अगर ये टेलीग्राफ प्लेटो नॉर्थ अटलांटिक में है तो एम्स्टरडेम वाला नॉर्थ अटलांटिक में नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक एक ही बार है। तो देखो, अगर मैं सी का वन मानता हूं तो कौन सा ऑप्शन है मेरे पास? ये वाला ऑप्शन है, ए। और अगर मैं बी का वन मानता हूं तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन है? मेरे पास बी ऑप्शन है। तो कहने का मतलब सी और डी तो मेरे आंसर नहीं है, ए और बी में से कोई मेरा आंसर होगा। ओके, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? हम 50-50 पे जा सकते हैं। अब मेरा एक फंडा है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कि जो चीज बहुत ज्यादा ऑब्वियस दिखती है सामने, बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ द आईज, मैं उसे इनकरेक्ट मानता हूं। इसलिए क्योंकि वो एक ट्रैप होता है। तो एम्स्टरडेम को देख के नॉर्थ अटलांटिक लगाना मेरे लिए बहुत ऑब्वियस है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं गया और मैंने बी आंसर लगा दिया, और ये मेरा सही भी था। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम हॉल। अगर इससे रिलेटेड कुछ और ला सकते हैं तो यस, मेरा जो फायदा हो गया था मुझे, वो इसलिए हो गया था कि मुझे इसके बारे में पता था, डी के बारे में। अभी जो मैंने बोला ना, फार ईस्ट ऑफ रशिया या अलास्का के बीच में, ये वही वाला रीजन है, कुरिल कामचट का। वो जो रशिया के साइड में वो इस शेप का जो एक पेनिनसुला है ना, बिल्कुल फार ईस्ट में, यहाँ यहाँ पर जापान आता है आपका, ऐसे। तो ये वाला जो पेनिनसुला है आपका, इस पेनिनसुला को हम बोलते हैं कामचट का। तो इसलिए मुझे इसके बारे में पता था, इसलिए भी मुझसे क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो गया था। हाउएवर लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। इसमें पूछा है, सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि कौन सा रॉन्गली मैच्ड है, ये पूछा है। अब हम देखते हैं इसमें से कौन सा गलत हो सकता है। तो हुआन ब्रुने, फ्रांस, मुझे नहीं पता, क्योंकि यूरोपियन कंट्री है। हो सकता है फ्रांस ना हो, स्पेन से रिलेटेड हो, या फिर लेट से बेल्जियम, या फिर कोई मोनाको, कोई भी बॉर्डरिंग कंट्री से रिलेटेड हो सकता है। ऑल्दो मुझे फ्रेंच नेम लग रहा है, लेकिन मैं श्योर होके नहीं कह सकता कि ये बंदा फ्रांस से ही था। सेकंड पे आता हूं मैं, मोहम्मद अल इदरिसी। ओके, मोहम्मद अल इदरिसी की बात हो रही है, और ये प्रोमिनेंट ज्योग्राफर्स हैं, और उनकी कंट्रीज से मैच किया जा रहा है। तो प्रोमिनेंट ज्योग्राफर्स हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि भाई इंग्लैंड को अगर मैं देखूं, और ये तो बिल्कुल एक इस्लामिक नेम है, और प्रोमिनेंट ज्योग्राफर की बात हो रही है, तो उस टाइम पे इंग्लैंड में तो नहीं रहा होगा कोई इस्लामिक नेम इतना बड़ा, क्योंकि कॉलोनियल टाइम चल रहा था वो, राइट। तो मैं बिल्कुल इसे देखते ही बोल दूंगा कि ये तो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि मोहम्मद अल इदरिसी इंग्लैंड से रिलेटेड तो मुझे नहीं लग रहा। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, डेविड हार्वी, स्पेन। अब डेविड हार्वी जो नाम है, आप देख के बता सकते हैं, डेविड हार्वे स्पेन से तो नहीं, हाँ इंग्लैंड से जरूर लग रहा है मुझे। तो मैं मान के चलता हूं कि डेविड हार्वे भी गलत है। और ग्रेहार्ड स्कॉट, अगर आप हॉकी वगैरह देखते हैं तो आपको पता होगा, ऐसे नाम जर्मनी में काफी मिलते हैं। तो इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी और इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इन दोनों के गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो 2 और 3 को मैं गलत मानूंगा यहाँ पे, और डी मेरा आंसर हो जाएगा। और अगर आप
ये स्पेन और डेविड हार्वी वाला भी नहीं अंदाजा लगा सकते, आप सिर्फ टू से अगर जाएंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि टू किसी और ऑप्शन में है ही नहीं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। नाउ दिस क्वेश्चन इज समथिंग दैट आई वुड स्किप, क्योंकि फ्रेडरिक रेडजेल, एलन सेम्पल, एल्सवर्थ हंटिंगटन, ये जो पॉल विडाल डाला ब्लाश, ये जो लोग हैं ये फेमस ज्योग्राफर्स हैं, और इन्हें ह्यूमन ज्योग्राफी में ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले लोग पढ़ते हैं। ओके, तो और अगर किसी का ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो शायद इसको जानता होगा, और ऐसे तो कोई नहीं पढ़ता कि भाई किस ज्योग्राफर ने कौन सी डेफिनेशन दी है ह्यूमन ज्योग्राफी की, यही तो पूछ रहा है। तो ऐसे तो कोई नहीं पढ़ता, तो मुझे नहीं लगता कि ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले लोग भी इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। शायद किसी को याद रह गया हो तो वो कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा, तो आई वुड स्किप दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम। मैं इसे अटेम्प्ट भी नहीं करूंगा, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है मेरे पास इसका। अगर मुझे पता होता इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि किस ज्योग्राफर ने किस बारे में बात करी है, किस चीज पे एम्फेसाइज किया है, तो शायद मैं थोड़ा सा इसमें ध्यान दे सकता था, लेकिन आई हैड जीरो आइडिया, इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया। नेक्स्ट, अब आते हैं 57th क्वेश्चन पे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक जो मैं बार बार बोल रहा हूं वो है वर्ड एसोसिएशन। तो यहां पर भी वर्ड एसोसिएशन का ही यूज हो रहा है। अगर आप लोगों की इंग्लिश डिसेंट है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने लैंग्वेज के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। बस आपको देख के मीजोपेलेजिक, एपीपेलेजिक, ये देख के ये नहीं सोचना कि अरे यार ये क्या टर्म आ गई, ये तो कभी मैंने पढ़े ही नहीं है। आप देखो, जब भी ऐसा कुछ आ जाए, कुछ भी ऐसी टर्म आ जाए जिसमें आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, तो उस टर्म में आप ये देखो कि कोई भी चीज ऐसी है जो आपको जानी पहचानी लग रही है। अभी जैसे ही मैं हाईलाइट करूंगा आप कहोगे हाँ बिल्कुल लग तो रही है। जैसे कि इसमें देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग 5 जोन्स ऑफ द पेलेजिक रीजन ऑफ एन ओशन। पेलेजिक रीजन का मतलब ही नहीं पता हमें तो आगे क्या करेंगे? ऑफ एन ओशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स डेप्थ फ्रॉम द सरफेस। तो डेप्थ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है मुझे, जो जितना डीप होगा वो उतना बाद में आएगा, बस ये कहना चाह रहे हैं ये। ठीक है, अब देखो, मीजो पेलेजिक, पेलेजिक का मतलब नहीं पता हमें, बेसिक नॉलेज की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर पता भी है तो अभी हम अज्यूम करके चल रहे हैं हमें नहीं पता, क्योंकि हम लॉजिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मीजो पेलेजिक में मुझे मीजो का सिर्फ मैंने अब से पहले वर्ड पढ़ा हुआ है मीजो एज अ प्रीफिक्स। ठीक है, मीजोस्फेयर वगैरह वो सब, लेकिन मीजो पैलेजिक नहीं पढ़ा मैंने। ऐसे ही सेकंड में देखो, मैंने एपी तो पढ़ा है लेकिन एपी पैलेजिक नहीं पढ़ा। मैंने एपी पढ़ा है। एपी कहाँ पढ़ा है मैंने एपिडेमिक में एपी पढ़ा है, एपिडर्मिस में एपी पढ़ा है मैंने, एपी सेंटर में एपी पढ़ा है मैंने। बस मुझे इतना ही पता है। ओके, मुझे सिर्फ ये दो प्रीफिक्स के बारे में मैंने आपसे पहले पढ़ा है। एबिसोपेलेजिक, अगर आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को गौर से पढ़ा है तो एबिसल प्लेन्स होते थे उसमें, राइट? वो जो ओशन के नीचे प्लेन जो है, ओशन ओशन के बॉटम पे, उसे एबिसल प्लेन बोलते हैं। हाउएवर मैं मान के चलता हूँ कि भाई इतना डीप में याद नहीं रहता, नहीं रहा होगा। तो एबिसोपेलेजिक नहीं पता हमें, बेथिपेलेजिक नहीं पता, हेडोपेलेजिक नहीं पता, ये प्रीफिक्स भी नहीं पता मुझे। मुझे सिर्फ दो प्रीफिक्स पता है यहाँ पे, मीजो और एपी। अब इससे हम अपना आंसर कैसे डिराइव करेंगे ये देखते हैं। एपी से, एपी प्रीफिक्स से स्टार्ट होने वाले कौन वर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा है, हम जानते हैं। हम किसके बारे में जानते हैं? एपी सेंटर। अब अगर आप ये बोलोगे हमें एपी सेंटर भी नहीं पता, तो भाई मैं ये बोलूंगा कि पहले पढ़ाई करके आओ, क्योंकि अगर इतना बेसिक भी नहीं पता तो एग्जाम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, एपी सेंटर हमने पढ़ा है कि जब अर्थक्वेक आता है तो जो फोकस होता है, जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, उस पॉइंट के डायरेक्टली वर्टिकली ऊपर सरफेस पे जो पॉइंट होता है क्लोजेस्ट अर्थ पे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एपी सेंटर। ओके, तो मतलब ये समझ में आ रहा है मुझे। फिर एपिडर्मिस, हमने साइंस में पढ़ा होता है, बायो में 9th स्टैंडर्ड में बहुत पढ़ा होता है इसके बारे में। एपी सेंटर लिख दिया मैंने फिर से। एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं हम। एपिडर्मिस स्किन सबको पता है लेयर्स में होती है, और एपिडर्मिस कौन सी होती है? जो सरफेस लेयर होती है। एपिडर्मिस कौन सी लेयर होती है? सरफेस लेयर ऑफ स्किन होती है, सरफेस लेयर। ठीक है, एपिडेमिक वो भी आपने पढ़ा होगा, पर अभी हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो एपी सेंटर सरफेस पे जो पॉइंट है, एपिडेमिक सरफेस लेयर जो है। तो इसका मतलब एपी
का मीनिंग हम ये समझ सकते हैं कि सरफेस की बात कर रहा है, बिल्कुल ऊपर ऊपर की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये तो सबसे पहले आना चाहिए मेरे आंसर में। जो भी मैं ऑर्डर बनाऊंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेप्थ, तो ये तो सबसे कम डीप होना चाहिए, तो ओशन सरफेस की बात हो रही होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले टू कहाँ आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। हेंस मेरा यही आंसर होगा। लेकिन मैंने क्या बोला था, सिर्फ एक लॉजिक से काम नहीं चलेगा, एक और चीज हमें देखनी पड़ेगी, अगर वो भी इसे रीइंफोर्स कर रही है तो ही मैं इस आंसर को करेक्ट मानूंगा। आ जाते हैं मीजो पे। मीजो के बारे में हमने पढ़ा है, मीजो का मतलब क्या होता है? मिडिल लेवल, राइट? कि अ, सबसे ऊपर वाले के नीचे जो होता है। जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर में? क्या क्या पढ़ते हैं हम? लेयर्स हम एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ते हैं, मीजोस्फेयर पढ़ते हैं, सॉरी ट्रोपोस्फेयर पढ़ते हैं, फिर स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ते हैं, फिर मीजो और फिर एक्सो। तो सबसे ऊपर वाले के नीचे कौन है? मीजो है ना। तो मीजो इज द सेकंड लेयर जो बीच में आती है, सरफेस लेयर के नीचे आती है। तो मीजो से मतलब सरफेस लेयर के नीचे आएगा। तो टू के बाद वन आना चाहिए, हमारा टू के बाद वन आ रहा है। दैट इज वाई मैं इस आंसर को बिल्कुल सही मानूंगा। ओके। तो देखो, हमें पेलेजिक का मतलब भी नहीं पता था, हमें मीजो पेलेजिक एपिपेलेजिक कुछ नहीं पता था। ओनली बेस्ड ऑन प्रीफिक्स, और वो भी सिर्फ दो, हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं वर्ड एसोसिएशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। अब 58 क्वेश्चन देखते हैं। अगेन मैं क्या करूंगा? वर्ड एसोसिएशन, जहां पे मुझे कुछ नहीं पता वर्ड एसोसिएशन। ऑल दो ये क्वेश्चन तो इजी है, इसके बारे में पता होना चाहिए, हमें एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है या किसी वजह से भूल गए हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? अब मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करे थे, बिकॉज देर आर मेनी क्वेश्चन जिनके बारे में तो नॉलेज से ही पता था। लेकिन क्योंकि मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर लॉजिक के बारे में बात कर रहा हूँ। वरना कुछ क्वेश्चन तो इतने इजी थे कि वो सीधे सीधे नॉलेज से ही हो जा रहे थे, जैसे कि ये क्वेश्चन। पर अभी हम मान के चलते हैं कि नॉलेज नहीं है हमें इसके बारे में। मुझे पता है ये क्या पूछ रहा है। विद रेफरेंस टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया, आइडेंटिफाई द पेयर्स विच इज आर रॉन्गली मैच्ड। देखो ये बोल रहा है कौन सा पेयर जो है रॉन्गली मैच्ड है। ओके। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे हम? सबसे पहले तो ये याद रखना, रॉन्गली मैच पूछ रहा है तो दो तो गलत होंगे ही होंगे एटलीस्ट, और तीन भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में या तो दो स्टेटमेंट्स के बारे में जिक्र है या फिर तीन के बारे में। तो एटलीस्ट दो तो गलत होंगे ही होंगे, तीन भी हो सकते हैं। ओके। अब बात कर लेते हैं हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सब माउंटेन सॉइल। अब मुझे नहीं पता सब माउंटेन सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन सब माउंटेन से मुझे समझ में आ रहा है कि माउंटेन के आसपास की सॉइल की बात हो रही है। एग्जैक्टली माउंटेनस सॉइल की बात नहीं हो रही, माउंटेन के आसपास की, मतलब फुट हिल्स की बात हो रही होगी, माउंटेन से थोड़ा सा दूर आके बात हो रही होगी। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ इरोडेड मटेरियल। अब माउंटेन के पास है तो इरोडेड मटेरियल से तो बनेगी, और सॉइल तो एनीवे इरोडेड मटेरियल से बनती है, वो सब माउंटेन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज को तो मैं गलत नहीं मानूंगा कि डिपोजिशन ऑफ इरोडेड मटेरियल से बनती है, क्योंकि सॉइल तो बनती ही इरोडेड मटेरियल के डिपोजिशन से है, वो भले ही सब माउंटेन हो या फिर ओशन के पास में भी हो। नेक्स्ट आते हैं हम, एंड आर फाउंड इन तराई रीजन। तराई रीजन में फाउंड होती है। अब जिसको तराई के बारे में नहीं पता, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लें। तराई रीजन कौन सा है? वो जो हिमालयन फुट हिल्स का रीजन है, जहाँ पे आपका ये नेपाल यूपी और नेपाल बिहार का बॉर्डर है, वो वाला रीजन जो है, जैसे बरेली हो गया आपका या पीलीभीत हो गया, वो वाला रीजन तराई रीजन में आता है। स्ट्रेचिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू असम। तो मुझे तो देख के बिल्कुल सही लग रहा है। देखो सब माउंटेन सॉइल की बात हो रही है, मतलब माउंटेन के आसपास के सॉइल की बात हो रही है। ये बोल रहा है इरोडेड मटेरियल से बनती है ये सॉइल, बिल्कुल सही है। ये बोल रहा है तराई रीजन में ये सॉइल, सब माउंटेन रीजन है तराई रीजन, तो मैं इसे गलत कैसे मान सकता हूँ? नहीं मान सकता। तो ये स्टेटमेंट तो मेरा सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, करेवा सॉइल, दीज आर द लेकस्ट्रीन डिपॉजिट्स फाउंड इन द कश्मीर वैलीज एंड भदरवा वैली। अब आप ऑन द फेस वैल्यू आप कह सकते हैं कि कश्मीर वैली की बात करिए, भदरवा वैली की बात करिए, हो सकता है एक वैली को गलत कर दे। लेकिन अभी के लिए हम इसे होल्ड करेंगे, क्योंकि कंफर्म नहीं होता है कि ये गलत है सही है। मुझे नहीं पता ये गलत है सही, ना तो मैं इसे सही मान रहा, मैं इसे गलत मान रहा। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट में ये बोल रहा है कि भाई पीटी एंड मार्शी सॉइल। पीट पता है आपको, मार्श,
मार्श क्या होता है? वो जो दलदली इलाका होता है। अगर आपको नहीं पता मार्श का मतलब, तो एक बार आप हिंदी वाला पढ़ लो, दलदली मृदा। ओके, तो दलदल वाला जो इलाका होता है उसे हम मार्श बोलते हैं। ये बोल रहा है दीज आर, वर्ड एसोसिएशन की बात कर रहा हूं मैं अगेन। मैंने दलदल क्यों बोला? क्योंकि वर्ड एसोसिएशन। अब दलदल के बारे में मुझे क्या पता है कि वहां पे पानी भरा हुआ होता है, बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता, मिट्टी बिल्कुल क्ले जैसी हो जाती है, काली मिट्टी मिलती है। काली मतलब ब्लैक सॉइल नहीं, काली मतलब उसका कलर काला हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हमस वगैरह होती है। ओके, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर गिरता है, पेड़ पौधों का, जानवर मर जाते हैं, वो सब उसमें सड़ जाते हैं, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से वो मिट्टी या उस जगह का रंग जो है काला पड़ जाता है दलदल में। इतना हमें पता है दलदल के बारे में। अब ये क्या बोल रहा है? दीज आर टिपिकल सॉइल्स ऑफ मॉनसून क्लाइमेट। हो सकता है मॉनसून क्लाइमेट में पाई जाती हो, क्योंकि दलदल होते हैं मानसून में भी। वैसे टिपिकली दलदल मानसून क्लाइमेट में नहीं होते, वो होते हैं सब ह्यूमिड क्लाइमेट्स में, जो बहुत ज्यादा ठंडी जगह होती है, वहां पर दलदल ज्यादा पाए जाते हैं। एनीवे मैं मान सकता हूँ, चलो एक आध भी मिल गया तो व्हाई नॉट। फिर बोल रहा है कैरेक्टराइज्ड बाय सीजनल रेनफॉल एंड इज डेफिशिएंट इन ऑर्गेनिक मैटर। तो अभी तक सीजनल रेनफॉल तक तो मुझे सही लग रहा था, जैसे इसने बोला कि डेफिशिएंट इन ऑर्गेनिक मैटर, ये तो गलत है, क्योंकि दलदल ऑर्गेनिक मैटर में डेफिशिएंट तो बिल्कुल नहीं होता। तो इसे मैं गलत मानूंगा। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, फोर्थ, लेटराइट सॉइल। दीज सॉइल्स आर रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ओके, तो हमस एंड ऑर्गेनिक मैटर में ये रिच होते हैं, ये बोल रहा है। नहीं पता मुझे रिच होते हैं नहीं होते, अभी के लिए छोड़ देता हूं। तो मुझे क्या पता लग रहा है कि मेरा वन जो है वो सही है, थ्री गलत है, और इसमें गलत वाला पूछा है। तो जिसमें वन होगा उसे काट दूंगा, जिसमें थ्री होगा उसे एक्सेप्ट करूंगा। वन है काट दिया, वन है काट दिया, 50-50 पे पहुंच गया। दोनों में थ्री है, तो अब हम श्योर नहीं हो सकते कौन सा वाला हमारा सही है कौन सा गलत है, लेकिन हम 50-50 तक तो पहुंच गए हैं। ओके, इसका करेक्ट आंसर है थ्री एंड फोर। बेसिकली लेटराइट सॉइल के बारे में हम एनसीईआरटी में बहुत पढ़ते हैं, तो ये सबको पता ही होता है। और दूसरा ये करेवा सॉइल, करेवा सॉइल के बारे में भी ज्योग्राफी में, एनसीईआरटी में 11th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी में क्लियरली दिया हुआ, ये भी सबको पता होता है। तो ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट था नहीं, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप 50-50 तक तो पहुंच ही जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। अब क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, लेकिन हमें तो लॉजिक से सॉल्व करना है, हमने तो कसम खाई है कि पढ़ के तो जाएंगे नहीं। तो देखते हैं लॉजिक से कैसे सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द मेन क्रॉपिंग सीजंस इन इंडिया इज आर फॉल्स। सबसे पहले मैं क्या हाईलाइट करूंगा कि इसने फॉल्स पूछा है। ओके, अब फॉल्स ऑप्शंस देखो, सब में दो दो हैं, इसका मतलब दो स्टेटमेंट यहाँ गलत है, दो स्टेटमेंट सही है। अगर मुझे ऐसा पता लग जाता है ना कि दो को ही गलत करना है मुझे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। अब कैसे हो जाता है वो बताता हूं मैं आपको। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन क्या कह रही है कि द टर्म्स खरीफ एंड राबी ओरिजिनेट इन अरेबिक लैंग्वेज। अब खरीफ राबी तो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन है। अरेबिक लैंग्वेज गलत हो सकता है किसी और लैंग्वेज से आते हो। खरीफ मींस ऑटम, हो सकता है खरीफ का मतलब ऑटम ना हो। राबी मींस स्प्रिंग, हो सकता है राबी का मतलब स्प्रिंग ना हो सकता है इंटरचेंज करे हो, खरीफ का मतलब स्प्रिंग होता हो, रबी का मतलब ऑटम होता हो। ठीक है, तो अभी इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ना तो सही ना गलत, कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी है, वो तो मुझे दिख रही है साफ साफ। अब आता हूं मैं, खरीफ क्रॉप्स नीड कोल्ड वेदर फॉर ग्रोथ एंड नीड लेस वाटर। ये बोला खरीफ क्रॉप्स जो हैं कोल्ड वेदर चाहिए उन्हें और कम पानी चाहिए, और रबी क्रॉप्स जो हैं उन्हें ज्यादा पानी चाहिए, और मॉनसून क्रॉप भी बोला जाता है इन्हें। तो देखो, एक में बोला कम पानी चाहिए, एक में बोला ज्यादा पानी चाहिए। तो क्या आपको लगता है देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर स्विच किया गया हो? यस, जैसे मैं ऊपर देख रहा था स्विच, वैसे ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी स्विच की है। फोर्थ स्टेटमेंट हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा हमारा। अब हम देखते हैं कैसे। देखो, खरीफ क्रॉप का सबसे फेमस एग्जांपल क्या है? राइस, सबको पता है, पैडी। राइस उगाने के लिए पानी ज्यादा चाहिए, और वो मानसून में होता है, ये भी कॉमन नॉलेज है, सबको पता है। बस अगर आपको इतना पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ये कह रहा है खरीफ क्रॉप कम पानी चाहिए उसे, तो ये तो गलत हो गया।
और ये बोल रहा है राबी क्रॉप को ज्यादा पानी चाहिए, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब इसने क्या करा, स्विच करके दोनों ही स्टेटमेंट्स को गलत कर दिया। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई। अब दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई तो मेरा आंसर आ गया। लेकिन मैंने क्या बोला है कि अपने लॉजिक को री करना है दोबारा एक बार। अब जाते हैं हम फर्स्ट स्टेटमेंट में। अगर ये दो स्टेटमेंट गलत है तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही होनी चाहिए, क्योंकि दो स्टेटमेंट तो गलत ऑलरेडी हो गई। देखो, द टर्म खरीफ एंड राबी ओरिजिनेट फ्रॉम अरेबिक लैंग्वेज वेयर खरीफ मींस ऑटम। ये बोल रहा है खरीफ जो है वो ऑटम होता है। ऑटम मतलब पतझड़। पतझड़ पतझड़ कब आता है? सर्दियों से पहले, जब पेड़ों से पत्ते झड़ने लगते हैं। और मॉनसून के, बारिश के मौसम के बाद आता है, राइट। और ये वही टाइम है जिस टाइम पे चावल को हार्वेस्ट किया, मतलब पैडी को हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सेंस बना रहा है कि खरीफ का मतलब ऑटम होता होगा, क्योंकि ऑटम में हार्वेस्ट होती है वो क्रॉप। ऐसे ही राबी का मतलब है स्प्रिंग, क्योंकि गेहूं की फसल जो है स्प्रिंग सीजन में, वसंत ऋतु में ही हार्वेस्ट की जाती है। तो ये तो मुझे सही लग रहा है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60। अब दोबारा मोस्टली हम इसे भी वर्ड एसोसिएशन से ही सॉल्व करेंगे। अब वर्ड एसोसिएशन क्या कहता है कि पहले है पीडोजेनिक प्रोसेस। पेडोजेनिक मतलब मिट्टी बनाने वाला प्रोसेस। मृदा जनिक प्रक्रम, और उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पॉटजोलाइजेशन, ना तो मुझे पॉट पता, ना मुझे जोल पता, ना मुझे आइजेशन, मतलब वो तो सब में ही कॉमन है तो उससे तो कुछ होगा नहीं। फिर आता है लेटराइजेशन। अब हमने एनसीईआरटी में लेटर के बारे में पढ़ा होता है, लेटराइट सॉइल, राइट। एनसीईआरटी में लेटराइट सॉइल के बारे में पढ़ा होता है कि इंडिया में कौन कौन से टाइप की सॉइल है, तो उसमें एक लेटराइट सॉइल भी होती है। मुझे इतना पता है, मुझे और कुछ नहीं पता लेटराइट सॉइल के बारे में। देखो, हमने पीछे ये लेटराइट सॉइल की बात करी भी थी। कहाँ गया क्वेश्चन? एक मिनट, मैं ढूंढ के बताता हूँ आपको। अभी हमने पीछे बात करी थी लेटराइट सॉइल की। ये रे, 58 क्वेश्चन में फोर्थ स्टेटमेंट हमने क्या करा, लेटराइट सॉइल की बात करी थी। लेकिन क्योंकि ये हम 50-50 तक पहुंच पाए थे और हमें कंफर्म आंसर नहीं पता था, तो यहाँ से नॉलेज यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। लेकिन अगर आप इस आंसर तक पहुंच पाते तो बहुत हेल्प हो जाती इस वाले 60 आंसर में भी। अब लेटराइट सॉइल, मुझे ये पता है लेटराइट सॉइल में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ता हूँ, इतना ही पता होना भी चाहिए। फिर आता है कैल्सिफिकेशन, ये भी हम पढ़ते हैं। तो ये कैल्सी से मुझे समझ में आ रहा है कैल्शियम से रिलेटेड है ये। ग्लीजेशन नहीं पता मुझे, तो मुझे सिर्फ दो प्रीफिक्स पता है यहाँ पर। अब मुझे इन प्रीफिक्स को ही पकड़ के आंसर बिल्कुल डिराइव करना है, कैसे भी करके देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन। इट इज ए, नंबर वन, इट इज एसोसिएटेड विद ह्यूमिड, कोल्ड, मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट्स एंड कॉनिफेरस वेजिटेशन। तो इसका मतलब ये उन जगहों की बात कर रहा है जो मिड लैटिट्यूड वाली जगह है, जैसे आर्कटिक सर्कल से साउथ में जो जगह है उनकी बात कर रहा है ये। तो नहीं पता मुझे उसके बारे में। अब बात कर रहे हैं इट, सेकंड, इट इज एसोसिएटेड विद सॉइल्स फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट। ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट, ये तो मुझे इंडियन एनवायरनमेंट लग रहा है, राइट। तो इंडिया से रिलेटेड अगर कोई सॉइल दी होगी तो मैं आंसर मान सकता हूँ, यस। अब इंडिया से रिलेटेड दो सॉइल है यहाँ पर। लेटराइजेशन, लेटराइट सॉइल की बात होती है जब। और कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम रिच सॉइल जो कि सूखे इलाके में होती है, बिल्कुल सेमी एरिड और एरिड रीजन में कैल्सिफिकेशन होता है सॉइल का, वो जो कंकड़ पत्थर बन जाते हैं, राइट। तो कैल्शियम से रिलेटेड, क्योंकि हमें पता है कैल्शियम तो वही होता है। तो ये इंडिया से रिलेटेड ये दो हैं। थर्ड पे आते हैं, इट इज एसोसिएटेड विद वार्म सेमी एरिड, वार्म सेमी एरिड एनवायरनमेंट यूजुअली इन ग्रासलैंड वेजिटेशन वेयर इवेपोट्रांसपिरेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन। ये तो सूखे इलाके का डिस्क्रिप्शन हो रहा है बिल्कुल। तो सूखा इलाका कैल्सिफिकेशन बिल्कुल मैच कर रहा है, राइट। सॉरी। फिर आता है लेटराइजेशन, अभी हमने बात करी थी इंडिया से रिलेटेड। तो मैं बी को 2 और सी को 3 से मैच कर सकता हूँ? अगर हाँ, मैं अब आंसर देखता हूँ अपना ऑप्शंस में। ए का 2 गलत, ए का 1 हो सकता है सही है, ए का 1 हो सकता है सही है, ए का 4 गलत। नहीं, ए का 4 हो भी सकता है सही है, क्योंकि मुझे तो अभी 2 और 3 के बारे में पता है सिर्फ, ठीक है।
तो ए का 2 तो गलत है क्योंकि 2 और 3 तो बी या सी से रिलेटेड होंगे और बाकी सही है। अब बी पे आ जाते हैं, ये बोला बी का 1 है लेकिन बी का 2 है मेरे हिसाब से, तो ये तो गलत ही होगा। बी का 2 है सही हो सकता है, बी का 2 है सही हो सकता है, लेकिन बी का 3 वो नहीं होगा, तो मैं डी भी काट दूंगा। अब आते हैं हम बी और सी पे। ये बी का सी 2 होना चाहिए और सी का 3 होना चाहिए। बी में ऐसा है नहीं, सी में ऐसा है यस, तो यही हमारा आंसर है। हेंस वी हैव सॉल्व्ड जस्ट बेस्ड ऑन कि प्रीफिक्स के बारे में हमें कितना पता है। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 70 तक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।